स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर का जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में। वहाँ पे एक बस एक्सीडेंट की वजह से ये जो प्लेस है वो न्यूज़ के अंदर है। अगर हम डोडा डिस्ट्रिक्ट का जो लोकेशन है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है, सदर्न वेस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है जम्मू नाम का जो सिटी। और जम्मू सिटी का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे आपको जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। इसका जो सदर्न पार्ट है इसके अंदर जो चेनाब रिवर है वो यहाँ पे फ्लो करती है, चेनाब नदी है वो यहाँ पे फ्लो करती है। अगर हम जोग्राफिकल फीचर के बारे में बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपको जो डीप जोर्ज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो डीप जोर्ज हैं उनके फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं, इरोजनल जो लैंड फॉर्म्स हैं उनके फॉर्मेशन के समय में इरोजनल जो टोपोग्राफी है उसकी वजह से इन डीप जोर्ज इनका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। इरोजनल लैंड फॉर्म्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके अंदर अगर हम डिस्कस करें तो आपको वैली का जो फॉर्मेशन है, डीप जोर्ज का फॉर्मेशन है, कैनियंस हैं, प्लंज जो पूल्स हैं, उन सभी का जो फॉर्मेशन है आपको इरोजनल लैंड फॉर्म्स के अंदर में देखने के लिए मिलता है। डीप जोर जो हमारे हिमालयन जो सिस्टम है उसके अंदर में पाए जाते हैं, हिमालयन एरियाज के अंदर में डीप जोर्ज का जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। चेनाब रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। आपके लिए यहाँ पे होमवर्क ये है कि चेनाब रिवर का जो ओरिजिन है वो कौन सी जगह से यहाँ पे ओरिजिन होती है, चेनाब नदी, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट्स। तो ये जम्मू कश्मीर का जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्रिकेट जो ये गेम है उससे रिलेटेड है। उसका वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट है वो इस प्रेजेंट समय में चल रहा है इंडिया के अंदर में। तो आप देखिए कि जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है आईसीसी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। आप देखिए कि इस क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है इसको इंडिया के द्वारा 2 टाइम्स अभी तक यहाँ पे जीता गया है। इंडिया के द्वारा यहाँ इसका जो टॉप किया गया है वर्ल्ड कप के अंदर में। 1983 के अंदर इंडिया जब उस समय में काफ़ी अच्छी टीम नहीं हुआ करती थी, उस समय भी इंडिया के द्वारा वो जो टूर्नामेंट है उसको जीता गया था। उसके बाद में 2011 के समय में और अब 2023 के समय ये जो आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है वो चल रहा है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। आप देखिए कि 4 ईयर्स के गैप के अंदर इसको कंडक्ट करवाया जाता है, 4 ईयर्स के गैप्स के अंदर में इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है आईसीसी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गाजा स्ट्रिप के बारे में है। गाजा स्ट्रिप के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि ऑलरेडी हमने इजराइल के बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया है। गाजा स्ट्रिप जो साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, उसी गाजा स्ट्रिप के ऊपर इजराइल के द्वारा जब काउंटर अटैक किया गया, हमास का जो अटैक है उसके अगेंस्ट में जो काउंटर अटैक किया गया था इजराइल के द्वारा, तो आप देखिए कि इस गाजा स्ट्रिप की जो हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी ऐसे सिविलियंस के एरियाज हैं जहाँ पे इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा अटैक किया गया। उसका जो यहाँ पे जो कंडेम है वो किया गया है इजराइल की इन रेड्स का, काउंटर अटैक का। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इसको कंडेम किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो 15 नवंबर का जो डे है, कल का जो दिन था, उसको हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हमारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके कंट्रीब्यूशन के रूप में 2021 के समय फर्स्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस को सेलिब्रेट किया गया। 15 नवंबर का ही दिन है जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा हैं, भगवान बिरसा मुंडा हैं जो झारखंड के अंदर में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है वहाँ पे हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज जिन्होंने मोबिलाइज किया था उनको यहाँ पे एम्पावर्ड किया और उनको यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जो मूवमेंट्स है उसको कैरी आउट किया गया भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा। तो उनको भी यहाँ पे याद किया गया है ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा। 15 नवंबर जो उनका बर्थ एनिवर्सरी भी है। शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके मोबिलाइजेशन में इनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनको बेसिकली धरती अब्बा के रूप से भी जाना जाता है, इनको धरती अब्बा के रूप से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा जिन कम्युनिटीज़ को यहाँ पे एम्पावर्ड किया गया था, जिनके अंदर में जो सोशल अवेयरनेस है जिसको यहाँ पे रेज किया गया भगवान श्री बिरसा मुंडा के द्वारा, तो आपको देखने के लिए मिलेगी मुंडा कम्युनिटी, स्पेशली मुंडा कम्युनिटी के अंदर में। इसके अलावा ओरियन नाम से जो कम्युनिटी है, ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़, जिनको इनके द्वारा वहाँ पे सोशल अवेयरनेस है उसको जनरेट किया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज़। अब देखिए कि इनकी डेथ के बाद में जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है उसको पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1908 के समय में। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको पता होना चाहिए आपको
बेसिकली जो बिरसेट है, बिरसेट को इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने 2020 के समय में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि बिरसेट का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किनके द्वारा किया गया। अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो पहले डिक्लाइनिंग फेज के अंदर में था मानसून पीरियड के समय में। आप देखिए कि उसी का एक रिपोर्ट सामने आया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है गुड्स के सेक्टर में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है इंडिया का एक्सपोर्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, स्टूडेंट छठ पूजा के बारे में है। छठ पूजा के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि दीपावली के 6 डेज के बाद में ये जो फेस्टिवल है इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बिहार के अंदर में, झारखंड का रीजन है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है उसके अंदर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इवन अगर हम बात करें जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, लखनऊ का जो ईस्टर्न साइड, उसके वहाँ पे भी जो ये छठ फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है मैक्सिमम। अब देखिए कि जो बिहार का जो आपको जो पीपल्स है उनका जो माइग्रेशन है वो ऑल ओवर इंडिया आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हुसैन सागर जो लेक है वो उसका बेसिकली एरिया के अंदर बताया गया है कि वहाँ पे कैसे जो लोग हैं जो छठ फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर में, जहाँ पे प्रेजेंट समय में जो इलेक्शंस है वो चल रहे हैं यहाँ पे जो तेलंगाना का जो रीजन है उसके अंदर में। तो आप देखिए कि उसी को बताया गया है इसके अंदर में। हुसैन सागर लेक के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हुसैन सागर लेक है उसको किसके द्वारा बनाया गया, क्या ये नेचुरल लेक है, ये आपका होमवर्क है। हुसैन सागर लेक से रिलेटेड आपको यहाँ पे रीड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने तेलंगाना के बारे में डिस्कस किया है तो आपको बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए। क्या तेलंगाना के अंदर कोई रामसर साइट है? क्या तेलंगाना के अंदर कोई रामसर साइट है? तो रामसर साइट अगर कितनी है और कौन कौन सी हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। तेलंगाना के अंदर कितना जो रामसर साइट है ये आपका होमवर्क है। हुसैन सागर लेक है उसके बारे में आपको रीड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे परसिस्टेंट जो फेडरल फ्रिक्शंस हैं उनके बारे में। किसका आपको यहाँ पे बेसिकली क्या जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है वो सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है सेंटर स्टेट का जो रिलेशंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनमें एक दूसरे की जो पावर्स है उनको वेल यहाँ पे डिफाइन किया गया है, वेल सेग्रीगेट किया गया है। अगर हम बात करें सेवंथ शेड्यूल के बारे में, सेवंथ शेड्यूल के अंदर आप देखिए कि वेल इन जो पावर्स है उनका जो कैटेगराइज है उनको अच्छे से किया गया है। बट स्टिल आपको इसके बाद में भी आपको यहाँ पे सेंटर और स्टेट का जो यहाँ बेसिकली हम बात करें कि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर में सेंटर और स्टेट का जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स 1991 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 1991 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो एलपीजी रिफॉर्म्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में एलपीजी रिफॉर्म्स है उनको कैरी आउट किया गया। बट उन एलपीजी रिफॉर्म्स का जो 91 के समय का जो एरा है और प्रेजेंट समय में 2023 के एरा की अगर हम बात करें तो सेंटर स्टेट का जो रिलेशंस है वो यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हुए हैं, कम्प्लीटली यहाँ पे रीडिफाइन उनको करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसके अंदर बात किया गया है कि इस तरीके से जो सेंटर का काफ़ी बार डिक्टेटरशिप है, काफ़ी बार स्टेट्स का जो डिक्टेटरशिप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ केसेस के अंदर में, जिसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट होता है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में तो यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा, अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारे जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है जिसके अंदर में एक कोऑपरेशन की बात की गई है कि सेंटर और स्टेट का आपस में जो कोऑपरेशन है वो रहेगा। क्योंकि आप देखिए कि सेंटर के द्वारा यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसी पॉलिसी है, सेंटर के द्वारा जो पॉलिसी है उसका फ्रेमिंग किया गया, बट उसका जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन है, उसका जो ग्रास रूट लेवल पे जो एग्जीक्यूशन है वो कम्प्लीटली यहाँ पे स्टेट के हैंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑल इंडिया सर्विस के बारे में तो ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो सेंटर के अपॉइंटेड हैं। सेंटर के जो ऑफिसर्स हैं उनका यहाँ पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर स्टेट के अंदर जो एक्टिविटीज़ है उनको कैरी आउट करना। तो सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है इंडिया के अंदर में आपस का जो कोऑपरेशन है उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड है। इसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया। एलपीजी रिफॉर्म्स को जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में, उसके पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया गया कि जो फाइनेंशियल जो यहाँ पे रिफॉर्म्स हैं उनको किस तरीके से कैरी आउट करने की ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे कन्फ्लिक्ट के एरियाज़ हैं जिसके अंदर में सेंटर स्टेट रिलेशन में जो आपको कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूपीएससी में जो हमारा सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है उसके कोचिंग सेक्टर से रिलेटेड ये न्यूज़ है।
आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ऊपर में यहाँ पे जो फाइन है वो लगाया गया है, 1 लाख 2 लाख इस तरीके से जो फाइन्स है वो लगाए गए हैं। आप देखिए कि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे जो कोचिंग इंडस्ट्री के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको एग्जामिन किया गया। एग्जामिनेशन करने के बाद में इस तरीके से जो एलिगेशंस है वो लगाए गए हैं। आप देखिए कि मैक्सिमम कोचिंग्स के द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लेम किया जाता है, चाहे वो AIR-1 हो, AIR-2 हो, 3 हो, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन उसके पर्सपेक्टिव में आपको रेगुलरली द हिंदू न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, उनके अंदर जो फ्रंट पेज के ऊपर एडवर्टाइजमेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के। उन्हीं के अगेंस्ट में जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उनके द्वारा ये एलिगेशंस हैं उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एग्जामिन किया गया। मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट है उसको देखते हुए इनके ऊपर जो फाइन्स है वो लगाए गए हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का जो इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा भी यहाँ पे एग्जामिन किया गया है इनके जो एडवर्टाइजमेंट है कोचिंग सेक्टर के, जिसके अंदर जो मिसलीडिंग क्लेम्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। एक कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा क्लेम किया गया कि जो AIR-1 है वो मेरा स्टूडेंट है, बट आप देखिए कि जो क्लेम्स है वो देखने के लिए मिलेगा कि वो टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट है या फ्री मॉक इंटरव्यू उनके द्वारा दिया गया है, कि क्या वो फाउंडेशन कोर्स का स्टूडेंट है या नहीं है। इस तरीके के जो डिफरेंट टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसी के अगेंस्ट में जो फाइन है वो लगाया गया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा। एडवर्टाइजमेंट का जो स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो आपका होमवर्क है इसको रीड करना कि इंडिया के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट का स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है वो उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसके अलावा जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जिन कोचिंग्स के ऊपर यहाँ पे फाइन्स है उनको इम्पोज किया है, तो उसी के अगेंस्ट में आप देखिए कि उन कोचिंग्स को यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिया गया है, उनका अपना क्लेम है उसको बताना है क्या वो उन्हीं का स्टूडेंट है या AIR-1 है या 2 है या जितने भी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस है। क्या अगर हम कोचिंग के इन इंस्टीट्यूशंस के जो सिलेक्शंस है उनको एग्जामिन करें तो टोटल जो टॉप 20 टॉप 30 जो कोचिंग्स हैं उनके अंदर में आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपका जो 700-800 के आसपास सीट्स देखने के लिए मिलती हैं, बट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का जो क्लेम्स है उसको अगर हम ऐड करें तो टोटल आपको मोर देन 3000 जो सिलेक्शंस है वो काउंट करने के लिए मिलेंगे। सभी कोचिंग्स के द्वारा क्लेम किया जाता है कि 600 के आसपास सिलेक्शंस हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से हुए। तो इसी वजह से आप देखिए कि यहाँ पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको यहाँ पे एग्जामिन किया गया और फाइन इम्पोज किया है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को टाइम दिया है। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था यहाँ पे यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। 31 अक्टूबर का जो डे है उसको यहाँ पे हमारे अर्बन एरियाज के लिए रिगार्डिंग में स्मार्ट सिटी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में, तो यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है उसके अंदर जो सिटीज़ हैं उसका क्रिएटिविटी के पर्सपेक्टिव में उनको एग्जामिन किया जाता है। इंडिया की 2 सिटी हैं जिनको अभी रिसेंटली क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर में शामिल किया गया है। एक तो आपको देखने के लिए मिलेगा हमारा जो ग्वालियर है, ग्वालियर जिससे तानसेन है वो बिलोंग किया करते थे, तो उसको म्यूजिक का कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया है ग्वालियर को। और केरल के अंदर एक जगह है कोझिकोड, केरल के अंदर एक जगह है कोझिकोड जिसको कि लिटरेचर का जो कैटेगरी है उसके पर्सपेक्टिव से यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर में शामिल किया गया। यहाँ पे उसका लिटरेचर है उसके पर्सपेक्टिव में एग्जामिन किया गया है न्यूज़पेपर के अंदर में कि कैसे कोझिकोड है वो ये लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। आप देखिए कि मलयालम जो लैंग्वेज है जो कि हमारे यहाँ पे है, एक क्लासिकल लैंग्वेज भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो मलयालम लैंग्वेज का यहाँ पे जो फर्स्ट नोवेल है उसका भी यहाँ पे जो राइटिंग है वो इसी कोझिकोड के अंदर हुआ था। कोझिकोड के अंदर काफ़ी सारा जो लिटरेचर का जो कम्युनिटीज़ हैं, इनके जो फेस्टिवल्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द लिटरेचर सिटी के बारे में, यूनेस्को का जो लिटरेचर सिटी का इसको अवार्ड दिया गया है। एक स्टूडेंट्स अगर आप लिटरेचर में आपको लिटिल बिट इंटरेस्ट है तो आपने एक नाम सुना होगा GLF क्या है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये इंडिया के अंदर में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। GLF को कोविड के समय एक टाइम इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था।
तो जेएलएफ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वो लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जयपुर का एक लिटरेचर फेस्टिवल है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है जनवरी फरवरी का जो मंथ है उस समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जयपुर भी यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसके अंदर में शामिल है, बट जयपुर का जो शामिल किया गया वो आप यहाँ पे जो जयपुर का जो हैंडीक्राफ्ट है, फोक आर्ट है, उसके पर्सपेक्टिव से उसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उत्तरकाशी में जो टनल का यहाँ पे कोलैप्स हुआ उसके अंदर रेस्क्यू के रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया है। आप देखिए कि हमारे जो हिमालयन एरियाज़ हैं उसके अंदर में, हिमालयन स्टेट्स के अंदर में कंटिन्यू इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग सिचुएशन के अंदर है प्रेजेंट समय में। टू मच पॉपुलेशन का प्रेशर होना, टू मच यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटीज़ होना, ब्लास्टिंग होना, ऐसे काफ़ी कुछ इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिले। जनवरी मंथ के बारे में ही अगर हम बात करें, जनवरी मंथ 2023 के अंदर में जो जोशीमठ का जो जगह है, जो जोशीमठ की जो जगह है, जोशीमठ के अंदर आप देखिए कि लैंड सब्सिडेंस का जो इश्यू है वो देखने के लिए मिला था। उसके अलावा वहाँ पे जो एनटीपीसी के प्लांट के अगेंस्ट में लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया था कि जो प्लांट्स टू मच यहाँ पे जो डैम्स है, जो प्लांट्स हैं, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका यहाँ पे ब्लास्टिंग का एक्टिविटी की वजह से वहाँ की जो टोपोग्राफी है उसके लिए डैमेजिंग सिचुएशन है। प्रेजेंट समय में अगर हम हिमाचल प्रदेश के परस्पेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो फ्लड का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके बाद में वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्यों इस तरीके से डैमेज हुआ, क्या इंडिया को यहाँ पे री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। प्रेजेंट समय में हमारी जो हिल सिटीज़ हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर है, कितना कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत है, क्या उसको प्रॉपर वे में रेगुलेट और मैनेज करने की ज़रूरत है। इसके बारे में एक जो कमेटी है वो बनाई भी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक ट्राइबल बॉडी के द्वारा अपना जो सेल्फ रूल है उसको डिक्लेयर किया गया है मणिपुर के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में ये न्यूज़ है। क्या ट्राइबल बॉडी के द्वारा इस तरीके से अपना जो सेल्फ रूल है उसको डिक्लेयर किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स नहीं किया जा सकता। इस तरीके से जो रूल है उसको नहीं डिक्लेयर किया जा सकता किसी भी बॉडी के द्वारा। आप देखिए कि ऐसा आपको इस तरीके का वहाँ पे जो काफ़ी कुछ कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होने की वजह से उन ट्राइबल बॉडीज़ के द्वारा अपना जो रूल है एक पैरेलल गवर्नमेंट के रूप में उनके द्वारा इस्टेब्लिश करने का कोशिश किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसी के रिगार्डिंग में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट था। अभी रिसेंटली यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन के रिगार्डिंग में एक जो कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, उन्हीं के अंदर उनका स्टेटमेंट था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है एक विन विन सिचुएशन है सभी जो स्टेक होल्डर हैं इससे रिलेटेड। आप देखिए कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का बेसिकली यहाँ पे चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको ये काउंटर करता है। इंडिया की जो 3 सिटीज़ हैं, 3 एरियाज़ हैं, उसको ये यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर जेएनपीटी भी है, जिसके अंदर मुंद्रा पोर्ट भी है, और इसके अलावा आपको और भी जो डिफरेंट टाइप के जो पोर्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। आपको यहाँ पे इंडिया के जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए कि मेजर पोर्ट कहाँ पे हैं, मेजर पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट पे कितने हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे कितने हैं, मेजर पोर्ट को किसके द्वारा यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। तो आपको यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में ज़रूर से पता होनी चाहिए। काफ़ी बार यूपीएससी के जो सीडीएस का पेपर है, सीएपीएफ का पेपर है, उनमें क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, जैसे कि दीनदयाल जो पोर्ट है वो कौन से पोर्ट है, उसका नाम के रीनेम किया गया है या कोई नया पोर्ट है उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। आपको जेएनपीटी के बारे में भी पता होना चाहिए। हाँ, अगर हम हमारा जो इंडिपेंडेंस है, जो पार्टीशन है, उसके बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स उस समय हमारे यहाँ पे जो मेजर पोर्ट्स हैं वो नहीं हुआ करते थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चले जाने की वजह से, जिसके अंदर एक कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट पाकिस्तान के अंदर चला गया था। और प्रेजेंट समय में जो बांग्लादेश है उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था। एक उनके पास चिटगांव पोर्ट है, ये काफ़ी बड़े पोर्ट हुआ करते थे बिफोर द इंडिपेंडेंस, बट आफ्टर द पार्टीशन इंडिया के द्वारा भी कुछ पोर्ट्स हैं जिनको डेवलप किया गया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेन मोटिव यही है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेन मोटिव यही है कि इसके द्वारा यहाँ पे बेसिकली पोर्ट्स का जो कनेक्टिविटी है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। मिडिल ईस्ट का जो एरिया है उसको यूज करते हुए यूरोप के साथ में जो यहाँ पे ट्रेड है उसको बूस्ट किया जाए, सुएज कैनाल को काउंटर करने की कोशिश की गई। आप देखिए कि इजराइल भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सिटी था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर में। और यहाँ पे आप देखिए कि इजराइल का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने की वजह से उस समय भी ये कंसर्न्स रेज किए गए थे कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कम्प्लीटली यहाँ पे कोल्ड जो स्टोरेज है उसके अंदर में जा सकता है प्रेजेंट समय में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉलेजियम सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो हमारे सीजीआई सर हैं उनका 1 ईयर का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हुआ है। इनका जो टेन्योर है वो 2 ईयर के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट जो सीजीआई सर है उनका 1 ईयर का जो टेन्योर कंप्लीट होने के समय में कॉलेजियम सिस्टम को डिस्कस किया गया। कॉलेजियम सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि 1982 के अंदर एसपी गुप्ता केस है जिसके अंदर बताया गया सीजीआई से कंसल्ट किया जाएगा। उसके बाद में आपको सेकंड जज केस है जिसके अंदर 1 सीजीआई प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज हैं। इसके अलावा आप देखिए कि फिर यहाँ पे थर्ड जो जज केस है वो देखने के लिए मिलता है 98 के समय में। उसमें सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज हैं उनके बारे में बात की गई। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे कॉलेजियम के अंदर जो रिकमेंडेशन है वो देखने के लिए मिलता है। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में जो कॉलेजियम का प्रोसेस है वो डिफरेंट है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे सीजीआई सर का जो टोटल नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है कि सीजीआई सर का यहाँ पे जो कंप्लीट टेन्योर है कॉलेजियम के अंडर में उनके द्वारा यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करने की बात की गई है। काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं जिनको जजेस के रूप में अपॉइंटमेंट है वो किया गया है सीजीआई के द्वारा। यहाँ पे जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा रिकमेंड किया गया उनका अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो अपॉइंटमेंट आपको बेसिकली प्रेसिडेंट के थ्रू देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिसेफ जो बेसिकली एज ए फंड के रूप में काम करता है चिल्ड्रंस का जो एजुकेशन के परस्पेक्टिव में एक इम्पोर्टेंट फंड है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की जो हेड हैं उनके द्वारा जो इजराइल के द्वारा यहाँ पे काउंटर अटैक के समय में जो गाजा स्ट्रिप है उसके अंदर में जिस तरीके की एक्टिविटीज़ कैरी आउट की गई हॉस्पिटल के अटैक पर अटैक किया गया तो उसको इनके द्वारा कंडेम किया गया है। कनेडियन जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो उनके द्वारा भी कंडेम किया गया इजराइल की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप के अंदर जो काउंटर अटैक किया गया उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो पैलेस्टीनियन जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है उनके द्वारा कहा गया है कि गाजा स्ट्रिप के ऊपर इजराइल का जो काउंटर अटैक है जो बेसिकली पैलेस्टीनियन पर्सन्स पैलेस्टीनियन जो कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट में ये कम्प्लीटली वायलेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वहाँ पे एक हॉस्पिटल अटैक के रिगार्डिंग में है जिसको इंटरनेशनल कंडेम किया गया है। क्या सिविलियन पर्सन्स को किसी भी वॉर की सिचुएशन में इस तरीके से टारगेट किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता स्टूडेंट। जिनेवा कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूनाइटेड किंगडम के बारे में तो यूके के जो फॉर्मर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे यूके के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उनका एक यहाँ पे कम्प्लीटली एक इनिशिएटिव था कि वहाँ पे जो माइग्रेंट पर्सनस हैं उनको वहाँ से उनका जो ओरिजिनल कंट्री है उसके अंदर में डिपोर्ट किया जाए। उसी के रिगार्डिंग में जो प्रेजेंट पीएम है उन्हीं का जो डिपोर्टेशन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में वहाँ का जो टॉप कोर्ट है उसको रिजेक्ट किया है कि जो ऋषि सुनक हैं उनका डिपोर्टेशन पॉलिसी को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है वहाँ के यूनाइटेड किंगडम के टॉप कोर्ट के द्वारा। आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर में जो आपको माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो इलीगल जो माइग्रेशन है जो बेसिकली आपको यहाँ पे जो इंग्लिश चैनल है उसके थ्रू देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश चैनल के थ्रू काफ़ी सारे लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। एक तो आपको इंग्लिश चैनल जो है इंग्लिश चैनल का लोकेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अपने अपने जो चाइल्डहुड है या स्कूल के डेज हैं उसके समय में एक फैक्चुअल जीके है उसके रूप में रीड किया होगा। आरती शाह नाम से इंडियन पर्सनैलिटी हैं जिनके द्वारा इंग्लिश चैनल है उसको यहाँ पे क्रॉस किया गया था फर्स्ट टाइम में स्विम करते हुए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंग्लिश चैनल। उसी के थ्रू जो आपको इलीगल माइग्रेशन है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट न्यूज अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में है। 1989 के समय में G7 के जो कंट्रीज हुआ करते थे उसके द्वारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको इस्टेब्लिश किया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा इंडिया के अंदर जो रिव्यू मीटिंग्स हैं वो की गई हैं। आप देखिए कि इनका जो एनालिसिस है वो नेक्स्ट ईयर इनका एनालिसिस किया जाएगा इन मीटिंग्स के अंदर में। जिस तरीके से एग्जामिनेशन किया गया है रिव्यू किया गया है ऑन साइट उसी का जो एग्जामिनेशन है नेक्स्ट ईयर का जो मीटिंग है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में इसका इस्टेब्लिशमेंट है G7 के कंट्रीज के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया जो हाई डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके द्वारा। और आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये भी होनी चाहिए कि इनके द्वारा जो टेरर फाइनेंसिंग है मनी लॉन्ड्रिंग है उन सभी को डील किया जाता है। टेरर फाइनेंसिंग लेटर फेज में ऐड किया गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के डोमेन के अंदर में। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में तो इनिशियल जो टारगेट था वो मनी लॉन्ड्रिंग को डील करना था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। बाद में यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग है उसको ऐड किया गया।
नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको आपको आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंदर जो इम्यूनिटी है वो देखने के लिए मिलती है। ऐसा ही सेम इम्यूनिटी जो क्रिमिनल कोड्स यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं उसके अंदर में देखने के लिए मिला है कि किसी भी डिफेंस पर्सनल के द्वारा ऑन ड्यूटी अगर कोई एक्शंस लिए जाते हैं तो उन ऑन ड्यूटी एक्शंस के अगेंस्ट में जो भी कोई प्रोसेस है जो स्टार्ट होगा उनके अगेंस्ट में कोर्ट का जो इंक्वायरी है वो स्टार्ट होगा। तो इंक्वायरी उसी समय में स्टार्ट होगा, वहाँ पे जो कंसेंट है वो होना चाहिए, उनका जो एक्टिविटीज़ है उनके वहाँ के जो हायर ऑफिसर्स हैं उनके कंसेंट के द्वारा ही जो यहाँ पे इंक्वायरी है वो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लोबल साउथ समिट के बारे में है। एक तो आपको यहाँ पे जो साउथ साउथ के जो कंट्रीज हैं या ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ का जो डिवाइड है उसके बारे में पता होना चाहिए। 1969 के समय में एक पर्सन हुआ करते थे, पर्सन का नाम है कार्ल ओग्लेसबी। उन पर्सन के द्वारा फर्स्ट टाइम जो ग्लोबल साउथ वर्ड है उसको यहाँ पे कॉइन किया गया। आप देखिए कि 2023 का जो जनवरी का मंथ है उस समय में इंडिया के अंदर में जो ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन का जो समिट है वो ऑर्गेनाइज हुआ था, और विद इन द 1 ईयर जो नेक्स्ट समिट है वो भी इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होएगी। वहाँ उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंडिया के द्वारा ही, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनकी वॉइस को रेज करने के रिगार्डिंग में। तो वॉइस रेज करने के रिगार्डिंग में जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं उन्हीं के रिगार्डिंग में ये जो समिट है उसको इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ग्लोबल साउथ समिट के बारे में है। अपने जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको यहाँ पे डिस्कस किया। स्टूडेंट्स दिवाली का जो फेस्टिवल है उसके समय में हमने 7-8 डेज के आसपास जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको नहीं डिस्कस किया। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम ऐड करेंगे नेक्स्ट आने वाले जो 2-3 डेज के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके अंदर में 7-8 डेज के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। होप आपने अच्छा अपना जो ब्रेक है उसको एंजॉय किया हो। अब आप वापस से अपना जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।